आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी एम्बिशन और लीडरशिप से दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बना। ये है कहानी फिल्म नेपोलियन की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1793 के फ्रांस से। पूरा देश एक ऐसे तूफान से गुजर रहा था जिसे दुनिया ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना। राजशाही खत्म हो रही थी और राजा रानियों का दौर खत्म होने चला था। हर गली हर चौक पर एक ही आवाज थी, आजादी। इसी घमासान के बीच हम देखते हैं फ्रांस की रानी मैरी एंटोइनेटी को गिलोटिन पर चढ़ाया जा रहा है। लोग चीख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कुछ पत्थर भी मार रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब हम पहुंचते हैं टूलोन, एक कोस्टल शहर जहां फ्रांस के खिलाफ एक रॉयलिस्ट रेबिलियन हो चुका है। ब्रिटिश नेवी ने पोर्ट पर कब्जा कर लिया है और अंदर से राजा के वफादार लोगों ने बगावत छेड़ दी है। पूरा शहर एक जंग का मैदान बन चुका है और फ्रेंच आर्मी परेशान है। ये वो वक्त था जब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इस शहर को वापस ले सकता है। जनरल्स कंफ्यूज थे, लीडरशिप बिखर चुकी थी। तब एक नया चेहरा सामने आता है, कैप्टन नेपोलियन बोनापार्टे। उस वक्त नेपोलियन आर्टिलरी यूनिट संभाल रहा होता है। उसने तुरंत ग्राउंड का सर्वे किया, दुश्मन के पोजीशनिंग को समझा और एक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो किसी ने नहीं सोचा था। नेपोलियन ने तोपखाने को पहाड़ों तक खिंचवाया, घास के ऊपर, पत्थरों के बीच, रस्सी और हाथों के बल। सोल्जर्स थक गए, लेकिन नेपोलियन का जुनून रुका नहीं। और फिर एक रात जब दुश्मन सो रहा था, नेपोलियन ने तोपें घुमाई समुंदर की तरफ। आग, धुआं, धमाके, ब्रिटिश शिप्स में आग लगी। पूरा टोलन का बैटलफील्ड गूंज उठा। दुश्मन हिला दिया गया। फ्रेंच आर्मी ने मौका देखा और शहर में घुस गई। टोलन जीत लिया गया और इस जीत का असली मास्टरमाइंड था कैप्टन नेपोलियन। इस जीत के बाद उसे प्रमोट किया जाता है। अब वो एक ब्रिगेडियर जनरल है और ये था उसका पहला पड़ाव, जहां नेपोलियन ने बैटलफील्ड में अपने दिमाग का जादू दिखाया और अपना पहला कदम रख दिया ताकत की सीढ़ी पर। कहानी आगे बढ़ती है और इस दफा हम पेरिस की गलियों में पहुंचते हैं। अब नेपोलियन सिर्फ एक सेना का जनरल नहीं, बल्कि राजनीति का एक गहरा खेल खेलने वाला शख्स बन गया था। उसकी सोच, उसकी स्ट्रेटेजी, हर कदम में वो कुछ अलग ही करता है। जब वो टूलोन की जीत के बाद पेरिस लौट कर आता है, तब वो समझता है कि दुनिया बदल गई है। रेवोल्यूशन का दौर चल रहा है। फ्रांस की राजनीति काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है। हर जगह कंफ्यूजन थी, पावर का स्ट्रगल था, सब लोग अपने अपने पावर के लिए लड़ रहे थे। तब नेपोलियन को एक जरूरत थी, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की जो उसे सब कुछ दे दे, और वो अपॉर्चुनिटी मिलती है 1795 में। रॉयलिस्ट रेबल्स एक बार फिर से नेशनल कन्वेंशन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल है कि मोनार्की को वापस लाया जाए। पेरिस की सड़कों पर उल्टा पुल्टा हो रहा था, लेकिन इस बार नेपोलियन की आर्मी वहां होती है। कुछ ही मिनट में वो रॉयलिस्ट रेबल्स की पूरी आर्मी राख हो जाती है। उसके इस फैसले ने उसे फर्स्ट कंसुल बनवा दिया। अब वो सिर्फ एक जनरल नहीं था, फ्रांस का सबसे पावरफुल इंसान बन गया था। ये समय था जब जोसेफाइन के साथ नेपोलियन का रिश्ता गहरा होता गया। जोसेफाइन, जो पहले पेरिस की एक एरिस्टोक्रेटिक और थोड़ा सा एम्बिशियस औरत थी, उसके साथ नेपोलियन की दोस्ती और प्यार का सफर भी चल रहा था। नेपोलियन ने उससे शादी कर ली। कहानी और आगे बढ़ती है और इस बार हम पहुंचते हैं एक नए मैदान में, इटली, जहां नेपोलियन का असली रंग सबके सामने आता है। फ्रांस अब एक रेवोल्यूशन के बाद एक नए दौर में घिरा हुआ है और नेपोलियन अपनी मिलिट्री जीनियस को सबके सामने लाने के लिए तैयार है। नेपोलियन को अपने सपने पूरे करने के लिए एक और रास्ता चाहिए था और वो रास्ता था इटली। फ्रांस को अपना प्रभाव और ताकत यूरोप में एस्टेब्लिश करनी थी। नेपोलियन को ये क्लियर था, इटली में जीतकर वो सिर्फ एक देश नहीं, एक पूरे रीजन को अपनी ताकत का हिस्सा बना सकता है। नेपोलियन ने जो प्लान बनाया वो बोल्ड और डेयरिंग था। सबको लगता था कि वो अभी बहुत नया है, इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने आर्मी को दिखाया कि वो किस तरह से जंग के मैदान में अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता है।
नेपोलियन ने पहले इटालियन सोल्जर्स को उनके अपने ही टेरिटोरी में हराया। इटली के हर शहर में नेपोलियन की आर्मी का प्रभाव बढ़ता गया। नेपोलियन ने हर जंग में एक नई तरीके से अपने सोल्जर्स को लीड किया। उसका टैक्टिकल ब्रिलियंस उसे हर जंग में जीत दिलाता गया। और फिर मरिंगो की जंग आई। ये जंग था जहां नेपोलियन का असली रंग सबके सामने आया। ऑस्ट्रियन फोर्सेस के खिलाफ ये जंग लड़ना नेपोलियन के लिए एक चैलेंज था। आर्मी की मॉरल लो थी, सोल्जर्स थके हुए थे और उनके पास रिसोर्सेज भी कम थी। लेकिन नेपोलियन ने अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और ऑस्ट्रियन आर्मी को हराया। उसने अपने ट्रूप्स को मॉरल दिया और उसने जीत हासिल की। उसके बाद इटली में नेपोलियन का नाम उसकी जीत के साथ साथ काफी मशहूर हो गया। यूरोप के हर कोने में लोगों को पता चल गया कि नेपोलियन एक ऐसा लीडर है जिसका स्ट्रेटेजी दुनिया के किसी और जनरल के पास नहीं है। उसकी वॉरियर स्पिरिट, उसका टैक्टिकल जीनियस और उसका लीडरशिप यूरोप में एक नए रेवोल्यूशन का सिग्नल बना। नेपोलियन का ये कैंपेन ना सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि अपने लिए भी एक नए सफर की शुरुआत थी। उसने अपने सपनों को जिंदा किया और उसके नाम को यूरोप के हर शहर, हर गली में सुना गया। नेपोलियन ने समझा था कि सिर्फ जंग जीतकर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने विजन को कुछ और ही लेवल तक ले जाने का फैसला किया। और इस फैसले के बाद नेपोलियन का नाम सिर्फ एक जनरल नहीं बल्कि रूलर बन गया। जब नेपोलियन ने देखा कि रिवॉल्यूशन के बाद काफी पॉलिटिकल क्योस है, तब उसने अपने आप को फर्स्ट कंसुल बनाया। ये एक पोजीशन थी जिसमें वो पूरे फ्रांस का लीडर बन गया था, लेकिन वो इतना खुश नहीं था। नेपोलियन को पता था कि उसे एक ऐसा पोजीशन चाहिए जिसमें वो पूरे फ्रांस का सुप्रीम रूलर बन सके। इसलिए उसने अपने पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया। नेपोलियन ने सबसे पहले फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। वो फर्स्ट कंसुल के रूप में इतना पावरफुल हो गया कि सभी दूसरे कंसुल और ऑफिशियल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर एक दिन नेपोलियन की ताकत को ऑफिशियल बनाया गया। नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को एम्परर ऑफ द फ्रेंच डिक्लेयर कर दिया। नेपोलियन की कोरोनेशन उस वक्त फ्रांस की ताकत और उसके सुप्रीम रूल का प्रमाण थी। नेपोलियन ने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी के दौरान सभी की नजरों के सामने अपनी ताकत दिखाई। अपने ही हाथ से अपने क्राउन को अपने सर पर रख लिया। नेपोलियन का राइज सिर्फ फ्रांस तक नहीं सीमित था, अब उसका एम्पायर पूरी यूरोप तक फैलने वाला था। नेपोलियन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल यूरोप के दूसरे देशों पर करना शुरू किया। ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, स्पेन और रशिया, सबको नेपोलियन की ताकत का सामना करना पड़ा। नेपोलियन का हर डिसीजन उसके एम्पायर को बढ़ाने और अपने इन्फ्लुएंस को पूरा यूरोप तक ले जाने का था। नेपोलियन के रूल्स बदलते गए और वो अपने एम्पायर को हर तरफ से मजबूत कर रहा था। उसका एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन गया था। इसलिए जब लोग नेपोलियन के बारे में बात कर रहे थे तो उसका नाम सिर्फ एक सोल्जर या जनरल के रूप में नहीं बल्कि एम्परर के रूप में लिया जाता था। नेपोलियन को पता था कि दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। जैसे जैसे वो यूरोप के हर कोने में अपनी ताकत को फैलाता गया, वैसे वैसे उसकी दुश्मन भी बढ़ती चली गई। सन 1812 में नेपोलियन ने रशिया पर अटैक कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रशिया का वास्ट रीजन और ठंडी ने उसकी आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाया। नेपोलियन की आर्मी को रशिया में शिकस्त हुई और वो वापस आता है अपने एम्पायर के वास्ट एरिया से पूरी तरह से हारा हुआ। उससे पहले नेपोलियन को लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन रशिया की फेल्योर उसके लिए एक बड़ा शॉक था। उसके बाद नेपोलियन के एम्पायर की पूरी स्ट्रेंथ टूट गई। यूरोप के अलग अलग देशों ने अलायंस बनाया और नेपोलियन को हर तरफ से घेर लिया। जब नेपोलियन के दुश्मन ने उसका एम्पायर को पूरा तोड़ दिया, तब नेपोलियन को एल्बा आइलैंड पर एग्जाइल पर भेज दिया गया। लेकिन नेपोलियन का जुनून, उसका एम्बिशन, उसका सपना उसे चैन से जीने नहीं दिया। नेपोलियन ने अपनी पुरानी ताकत को दोबारा से उठाया और 1815 में वो वापस आता है फ्रांस के ताकत के साथ। इस बारी वो 100 डेज के दौरान अपने एम्पायर को दोबारा से कंट्रोल करना चाहता था। पेरिस की गलियों में फिर से नेपोलियन का नाम सुनाई देने लगा और वो अपने सपोर्टर्स के बीच वापस पावर जीत रहा था। लेकिन इस बार फ्रांस की पॉलिटिक्स बदल चुकी थी।
जब नेपोलियन वापस आता है तो वो समझता है कि उसके पास एक फाइनल चांस है अपने एम्पायर को वापस लेने का। उसके पास अपने आर्मी का फुल कंट्रोल था, लेकिन यूरोप के अलाइड फोर्सेस जैसे कि ब्रिटिश, नीदरलैंड की आर्मी रेडी थी उससे मुकाबला करने के लिए। द ग्रेट हिस्टोरिकल बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। अलाइड फोर्सेस ने नेपोलियन की आर्मी को हरा दिया। नेपोलियन की आर्मी पूरी तरह से टूट गई। ये लड़ाई नेपोलियन के एम्पायर का फाइनल डाउनफॉल थी। इस लड़ाई के बाद नेपोलियन को वापस से सेंट हेलेना आइलैंड पर एग्जाइल कर दिया गया। इस बार वहां उसका अंत हो गया। नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड पर अपनी बाकी जिंदगी जीने के लिए भेजा गया। वहां एक पुराने तन्हा आइलैंड पर नेपोलियन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। उसकी सेहत धीरे धीरे खत्म हो गई और उसका सपना टूट गया। उसकी डेथ के बाद पूरी दुनिया उसको याद रखती है, लेकिन नेपोलियन की लेगेसी, उसका एम्पायर और उसकी मिलिट्री ब्रिलियंस कभी नहीं भुलाई गई। उसकी जीत, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका इन्फ्लुएंस सबको याद रहा। नेपोलियन का नाम सिर्फ फ्रांस का एम्परर नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल नेम बन गया। नेपोलियन का जो एम्पायर था वो अपने समय का सबसे विशाल और प्रभावित एम्पायर बना। उसके मिलिट्री अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और लेगेसी को आज भी दुनिया के हर कोने में याद किया जाता है। उसके मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स ने दुनिया को नए दौर की सोच दिखाई और उसकी कहानी हमेशा एक वार्निंग भी है कि अगर पावर और एम्बिशन को संभाल के ना रखा जाए तो वो किसी भी लीडर के लिए डाउनफॉल का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।